गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर हियर टू रिवाइज चैप्टर नंबर 6। आज की ये जो क्लास है, सेशन जो है, ये चैप्टर 6 का मैराथन रिवीजन है, कंप्लीशन एंड रिव्यू। ऑल दीज मैराथन्स, ये स्पेशल मैराथन है, ये कंप्लीट क्लासरूम रिवीजन है। मतलब यहाँ हर एक टॉपिक बताई जा रही है, समरी में नहीं हो रहा है। पूरा जो ओरिजिनल क्लास नोट्स इसको यूज़ करके हम लोग पढ़ते हैं, वही देख देख के हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो इट कवर्स 100% ऑफ द सिलेबस। एक नॉर्मल मैराथन जो होता है ना, वो सिलेबस का हार्डली 5 या 10% को टच करता है। वी आर हेयर टचिंग द एंटायर 100% सिलेबस। पूरा फोकस समझाने पे नहीं है, फोकस हम लोगों का याद करने पे, बिकॉज समझाना तो क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, तो मेमोराइज करने पे फोकस करना है। ओके, नाउ लुक एट दिस नेम ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 है कंप्लीशन एंड रिव्यू। इसका मतलब क्या है? ऑडिट के 3 स्टेजेस होते हैं ना। पहला स्टेज ऑडिट का होता है प्लानिंग स्टेज, फिर परफॉर्मेंस स्टेज और फिर रिपोर्टिंग स्टेज। तो जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं अपने ऑडिट की, जब रिपोर्ट बना के क्लाइंट को देना है, उसी को तो बोलते हैं कंप्लीशन एंड रिव्यू, कि कंप्लीट करना और एक बार जो जो काम किया उसको रिव्यू कर लो। पार्टनर का डीएसआर याद है? डीएसआर फुल फॉर्म आर क्या है? रिव्यू। रिव्यू ये वो वाला रिव्यू है, ठीक है, कंप्लीशन एंड रिव्यू। तो इसी वक्त आपको 3 स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं, 560, 570, 580। 500 सीरीज के अंदर जो 11 स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें लास्ट के 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। 500 सीरीज के 11 स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में 520 और 40 पहले चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में आ जाता है। फिर 500, 501, 505, 510, 530, 550 वो चैप्टर 5 में आता है, और 560, 70, 80 चैप्टर 6 में आता है। ये रहे वो 3 स्टैंडर्ड्स। ये कब अप्लाई होते हैं? लास्ट स्टेज में। नंबर 1 क्या लिखा है? 560 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एफर्ट किस में लगता है? किस में लगता है? 560 में सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। इसको ज्यादा इज्जत से करना है। 560 क्या है? सब्सीक्वेंट इवेंट्स। मैंने सब्सीक्वेंट इवेंट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटअप तुम लोगों को लिखाया था। वो जरूरी इसलिए बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस भी है, ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 होता है, AS4, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इंड AS में उसका इंड AS 10 है। इंड AS 10 क्या लिखा ऊपर? इंड AS 10। तो अकाउंट्स में तुम बोलोगे इंड AS 10 और ऑडिट में क्या बोलोगे? ऐसे 560, ठीक है। एक बार मैं समझा रहा हूं, ताकते रहो खाली बोर्ड पे। लुक एट दिस डायग्राम। सपोज ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 23-24 खत्म हो रहा है। किस डेट को खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024। 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर एंड है। मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट संग संग तो देता नहीं, मुझे तो कुछ टाइम लगेगा ना, 3-4 महीने का समय लगेगा। उसके बाद मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। लेट से मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब दे रहा हूँ? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को बोर्ड मीटिंग हो रहा है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग साइन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मैं भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूं, मैं भी बैलेंस शीट PL पे साइन कर रहा हूं। तो 31 मार्च से 31 जुलाई का जो पीरियड होता है ना, इसको बोला जाता है सब्सीक्वेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट इवेंट या इंड AS 10, ये इसी पीरियड को बोला जाता है। ओके, इसी पीरियड को ऑडिटर लोग पीरियड 13 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड 13। जिसको आप बोल रहे हो सब्सीक्वेंट पीरियड, ऑडिटर भी बोलता है पीरियड 13। 13 का मतलब होता है 12वीं के बाद जो है 13वीं, ठीक है। अब इसमें कोई भी अगर इवेंट होता है, वो गुड न्यूज भी हो सकता है, ऊपर देखो, वो गुड न्यूज भी हो सकता है, वो बैड न्यूज भी। उन इवेंट्स को क्या करना है? इस 4 महीने में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका क्या करना है? सर वो इवेंट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 एडजस्टिंग इवेंट, या फिर एडजस्टमेंट वर्ड का मतलब होता है एंट्री पास करना। तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो और वहां वर्ड आता है एडजस्टमेंट, उसका मतलब होता है एंट्री पास करना। तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है एंट्री पास करना, और वो भी बैकडेट एंट्री पास करना। मतलब इवेंट कब हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पर उसका एंट्री बैकडेट पे मारोगे 31 मार्च को। अगर एडजस्टिंग इवेंट हुआ है तो क्या करना है? बैकडेट एंट्री। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है जिसके लिए एंट्री नहीं चाहिए, तो खाली डिस्क्लोजर चाहिए, तो क्या करना है? बैकडेट डिस्क्लोजर, 31 मार्च को डिस्क्लोज करो। और प्रपोज डिविडेंड का भी एंट्री नहीं होता, क्या होता है? बैकडेट डिस्क्लोजर। एक समय ऐसा था जब प्रपोज डिविडेंड को अपने बैलेंस शीट PL में दिखाते थे 31 मार्च को, अभी बंद हो गया वो। प्रपोज डिविडेंड आजकल नोट्स में जाता है, बैकडेट डिस्क्लोजर, ठीक है। एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर, ये 2 वर्ड बार बार अंदर लिखे हुए आएंगे, एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर। एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टमेंट होगा एंट्री पास, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर होगा बैकडेट से, ठीक है। अच्छा सर, कौन सा इवेंट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग होता है? events the conditions of which existed on the balance sheet date is called
एडजस्टिंग इवेंट्स द कंडीशंस ऑफ व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हमारा एक डेटर है 31 मार्च को और उसके हालात खराब हो ही रखे हैं, हमने पीवीडी बना रखा है, ठीक है। 10 अप्रैल को खबर आ जाती है कि वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब डूब गया पूरा। ये जो डूबना है, पूरा लॉस होना, इसके कंडीशंस तो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर ही रहे थे, इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट, तो मैं उसको पूरा ही राइट ऑफ कर सकता हूँ 31 मार्च को जाकर, ठीक है। लेकिन सर सोचो 10 अप्रैल को कंपनी में, फैक्ट्री में आग लग जाती है और 50 तक का नुकसान हो जाता है। ये आग लगना तो अचानक है ना, इसका कंडीशन 31 मार्च को था नहीं, तो ये होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका केवल बैकडेट में डिस्क्लोजर जाता है, इसका एंट्री नहीं होता, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा किस चीज़ को लेके है? 31 मार्च से 31 जुलाई के बीच में जब ऐसा कोई इवेंट ऑकर हो रहा है तो वी हैव टू कंसिडर दैट। एक बार हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पकड़ा दी, उसके बाद आग लगे लग जावे कोई मतलब नहीं है, तो हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी साइन करके। अब जो होता है ये वाला पीरियड, इसको इंड AS 10 कवर नहीं करता, पर इसको ऐसे 560 कवर करता है। ऐसे 560 बोलता है भाई इस पीरियड को ना अपने इवेंट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फैक्ट भी। ये ऊपर देखो 31 मार्च से 31 जुलाई लाल रंग का ऊपर क्या लिखा है? इवेंट। लेकिन ये वाले पीरियड में तुम देखो ऊपर में क्या लिखा है? फैक्ट भी। फैक्ट भी का मतलब होता है I came to know of some information which is so important that had I known it earlier, it would have caused me to change my audit opinion. मेरा opinion ही change हो जाता है, इतना important है। So it's not some event that has occurred, it is about some information that came to my knowledge which is so मतलब pertinent to audit report कि वो मेरे opinion को बदल के रख देता है, उसको बोलते हैं फैक्ट भी। फैक्ट का मतलब होता है वो फैक्ट्स जो मुझे पता चले बिफोर द सर्कुलेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब हमने सपोज 31 जुलाई को ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, अब क्लाइंट उसको सर्कुलेट करेगा प्रिंट में करके 10 अगस्त को, तो जो 10 दिन का वक्त है, अभी भी ऑडिट रिपोर्ट बाजार में सर्कुलेट हुआ नहीं है, इस दौरान पता चला तो मैं क्या करूंगा? फैक्ट है। अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी सर्कुलेट हो गई बाजार में, तो सर्कुलेशन से लेके एजिंग के बीच में मुझे कुछ पता चला तो मैं क्या करूंगा? फैक्ट बी। फैक्ट और फैक्ट बी में जो प्रोसीजर्स है ना वो लगभग सेम है, थोड़े से का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये फर्क ये पूरा समझ में आ रहा है क्या चीज क्या हो रहा है? अब अंदर पढ़ेंगे इसको। ऐसे 560 ऊपर क्या लिखा है? सी प्रीवियस पेज। अभी देख के आए ना हम लोग, डेट्स याद रहेगा अपने को? ग्रेट। आओ डेफिनेशन, वो अलग अलग डेट्स बताए हुए हैं। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस सेम ही होता है 31 जुलाई, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एफएस ऑडिटेड एफएस टू द शेयर होल्डर्स 10 अगस्त फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सबसीक्वेंट इवेंट्स में यहाँ 3 चीजें हैं, इवेंट, फैक्ट भी बता दिया। इवेंट क्या होता है, फैक्ट भी क्या होता है? अच्छा, ये ग्रीन बॉक्स तुम लोगों के लिए महा इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू कंसिडर इवेंट्स इफ दे रिक्वायर आइदर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन दी एफएस। मतलब जिनके लिए बैकडेट पे जाके 31 मार्च को या तो एंट्री मारना पड़ेगा या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इवेंट्स आर कंसिडर्ड ओनली इफ दे रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन एफएस, अदरवाइज नॉट। Facts are considered only if they are so strong that they can change my AR, audit report, audit opinion. तो ये पढ़ो जरा। To consider, ये याद करो ना ये 2 लाइन। To consider events only if they require adjustment or disclosure in the FS. To consider facts only if they have an impact on AR. AR मतलब मैंने हाथ से लिख रखा है वहां पे लाल रंग में। AR मतलब ऑडिट, मतलब मेरा ओपिनियन ही बदल जाता है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब ये देखो जरा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? इधर देखो प्लीज। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर जो ना ऊपर से ही कॉपी पेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मान लो कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ रहे हो, जहां पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है अलग से, जैसे है इंड AS 10, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? टू ऑब्टेन कंप्लायंस विद FRF, to obtain SAE that subsequent events have been considered as per the FRF Ind AS 10। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है सर। और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसिडर फैक्ट्स इफ दे आर सो सिवियर दैट दे कैन कॉज माय ओपिनियन टू चेंज। तो रिपोर्ट दे चुका हूं फिर भी बदलूंगा उसको, चेंज द रिवाइज द ऑडिट रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अगर बदल के दोगे तो क्या बोलते हैं? रिवाइज, रिविजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या सही बोल रहा है ना? ठीक है। तो अब सबसीक्वेंट इवेंट को लेकर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। देखो इधर ये फिर से याद दिला दूं, ये 560 है। 500 सीरीज के स्टैंडर्ड्स मतलब होते हैं एविडेंस, मतलब प्रोसीजर। तो 500 सीरीज का कोई भी स्टैंडर्ड उठाओगे उसमें लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो होएगा ही होएगा। तो सबसीक्वेंट इवेंट को लेकर लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स ये रहा 1 2 3 4, पलटो। फैक्ट्स को लेके ये रहा ऑडिट प्रोसीजर 1 2 3 4A 4B।
फैक्ट्स बी को लेके ये रहा पूछा 1 2 3 4, दिख रहा है? प्रोसीजर्स होंगे ही होंगे यार, ठीक है ना? ओके, पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, जो एकदम बिगिनिंग में था, जो मैं उस वक्त नहीं पढ़ाया था, पहले इसको यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है? स्टार्ट करें डिस्कशन। ओम नमः शिवाय। सबसीक्वेंट इवेंट्स को लेके मेरे क्या प्रोसीजर्स होंगे? नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द सबसीक्वेंट इवेंट्स। नंबर 2, रैप। रैप बहुत इंपॉर्टेंट, उसके 4 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे इधर। सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट से समझूंगा कि वो लोग सबसीक्वेंट इवेंट्स को, अरे इन डेज 10 फॉलो करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है, तो उनसे पूछूंगा कि वो लोग सबसीक्वेंट इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका तरीका क्या है टू आइडेंटिफाई ऑल द सबसीक्वेंट इवेंट्स। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, सबसीक्वेंट इवेंट्स का एक हाइपोथेटिकल लिस्ट बना के रेडी रखते हैं, और वो सवाल पूछते हैं, आप लोग क्या आग लगा है, क्या फ्लड हुआ है, क्या अर्थक्वेक हुआ है, क्या डेटर बैंकरप्ट हुआ है, क्या केएमपी मरा है, क्या मतलब ऐसे। तो नंबर 2 पढ़ो, क्या है? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। एक हाइपोथेटिकल लिस्ट होता है हमारे पास, वो पूछ लेते हैं। नंबर 3, मिनट्स बुक रीड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा तो उसको लेके मीटिंग बैठी होगी ना, तो मीटिंग का मिनट्स देख सकते हो। नंबर 4, अगर इंटरिम एफएस वगैरह बनना तो वो पढ़ सकते हो, तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इधर आ जाओ। सो फर्स्ट स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई ऑल द सबसीक्वेंट इवेंट। नंबर 2, रैप। रैप उसी से कनेक्टेड है। नंबर 3, मतलब 1 और 2 का मकसद क्या है? सारे सबसीक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करना, ताकि उनका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हो सके। नंबर 3, अब चेक करो कि क्या एफएस के अंदर उनको एडजस्ट या डिस्क्लोज किया है कि नहीं। अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो एंट्री होगा, नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज होगा। और नंबर 4, मैनेजमेंट से लिखा के लो WR कि उन्होंने आइडेंटिफाई अकाउंट और डिस्क्लोज किया है। क्लियर है ना? तो सबसीक्वेंट इवेंट को लेके आपके 2 मेन धर्म क्या है? प्लीज रीड। आइडेंटिफाई और दूसरा अकाउंट एंड डिस्क्लोज। सही है? सही है ना ये? ठीक है। 6 नंबर क्या है? फैक्ट्स ए। मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी है। अच्छा, फैक्ट है, फैक्ट भी में आप देखोगे 99% सेम है, थोड़ा सा फर्क खाली। फैक्ट है में क्या है कि मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे दी है। अब मुझे कोई ऐसी बात पता चली जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि पहले पता चल गई होती तो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर देता, लेकिन अब पता चला, मैं तो दे चुका हूं क्लाइंट को रिपोर्ट, पर अभी तक क्लाइंट ने उसको बांटा नहीं है, तो चलो मामला हाथ में है, सर्कुलेट नहीं हुआ है। गलत रिपोर्ट जितने कम लोगों तक जाए उतना अच्छा है, तो अभी सर्कुलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 4 स्टेप करने हैं। 3 स्टेप पहले क्या? 1 2 3 डाई डाई, फिर 4A 4B 2 अलग स्टेप्स है, 4A 4B। 1 2 3 डाई, डाई से डी से डिस्कस, वो जो भी फैक्ट मुझे पता चला मैं मैनेजमेंट टीचर कर डिस्कस करूंगा। ए, अमेंडमेंट, क्या गलती एफएस के अंदर है और उसको अमेंड करके बात को संभाला जा सकता है क्या? अगर हाँ तो अमेंड हो जाए। तो कंसिडर एंड डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट। आई, इंक्वायर मैनेजमेंट हाउ दे आर प्लानिंग टू एड्रेस द इशू, मतलब क्या वो रेडी है एफएस को अमेंड करने की, नहीं करने को रेडी है। नंबर 4 है इफ दे आर रेडी, मैनेजमेंट बोलता है हाँ जी आप बोलिए ना एफएस में क्या चेंज करना हम कर देंगे। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम लोग, कर दो चेंज। तो वो अगर एफएस को चेंज कर देगा तो मैं उनके द्वारा किए हुए चेंजेस को वेरीफाई कर लूंगा। अब मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा, या तो वही सेम रिपोर्ट में मैं एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ डाल दूंगा और साइन कर दूंगा, वापस दो डेट रहेगा, उसको बोलते हैं डुअल डेटिंग। डुअल डेटिंग पढ़ाया था डिटेल में, ओरिजिनल स्टैंडर्ड का वर्ड है, मेरा पैदा किया वर्ड नहीं। कोई बोलेगा कि सर ये सब कर रहे हैं, ओरिजिनल डुअल डेटिंग। या फिर आई कैन इशू अ फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट और उसमें बोल दूंगा कि मेरा मेन ऑडिट तो 31 जुलाई को खत्म हो गया था, तो 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में हमने कोई इवेंट को कंसिडर नहीं किया, केवल ये फैक्ट को कंसिडर किया है, मतलब लिमिटेड प्रोजेक्ट परफॉर्म किए हैं। ठीक है, दैट इज 4A। 4A में क्या होता है देखो, हाथ का लिखा, देखो अरे न्यू डुअल डेटिंग, फिर नीचे देखो न्यू ऑडिट रिपोर्ट विद एमपी ओएमपी, कि भाई इसमें 10 दिन में 31 जुलाई से 10 अगस्त में कोई नया इवेंट कंसिडर नहीं किया, केवल फैक्ट को कंसिडर किया है। अच्छा, मैनेजमेंट दुष्ट है, नहीं माना, बोला नहीं करेंगे, जाओ, तो क्या करेंगे? नंबर 1, मैं एक नई ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, मॉडिफाई द ओपिनियन। मैं TCWG को इन्फॉर्म करूंगा कि वो लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लें। मैं अगर वो भी नहीं लेंगे तो आई विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। I will take appropriate action to prevent reliance on my previous audit report. What appropriate action will I take? Not written in the kitab but written in the original standard. ये रहा, appropriate action to prevent reliance on audit report depends on auditors legal rights and obligations. ठीक है, यही लिखा हुआ है। और दूसरा तुम जानते हो, जब जब मैं धर्म संकट में हूं मैं, ठीक है, यही appropriate action है। इधर आ जाओ। नेक्स्ट, फैक्ट्स बी। फैक्ट्स बी में क्या है? सर ऑडिटेड एफएस एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिंट होके सर्कुलेट हो चुका है शेड्यूलर्स को, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा बात पता चला जो पहले पता चल गया था, तो मैं ऑडिट पॉइंट चेंज कर देता। तो मैं क्या करूंगा? सेम डाई, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, अमेंडमेंट इन एफएस इज नीडेड और नॉट, इंक्वायर हाउ दे आर प्लानिंग टू एड्रेस द इशू। नंबर 4,
अगर मैनेजमेंट को मैं बोलूंगा कि देखिए अब आप लोग का ड्यूटी बनता है कि मैं आपको नया रिपोर्ट दे रहा हूं, आप अपना एफएस भी चेंज करो, नया रिपोर्ट मेरे से ले लो और वो बटवा दो। अगर मैनेजमेंट मेरे बोले हुए बात कर लेता है तो मैं नया रिपोर्ट दे दूंगा ईएमपी के साथ, वो बढ़ जाएगा। अगर वो मना कर देते तो आई विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। वही माय एप्रोप्रिएट एक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन, आई विल सीक लीगल एडवाइस। सही है कि नहीं है भाई? याद हो रहा है कि नहीं? देखो यार, मैं फिर से बोल देता हूँ, मैराथन रिवीजन का पर्पस है याद कराना, समझाना नहीं। हालांकि मेरी आदत है मैं बिना समझाए बोल नहीं पाता, पर फिर भी मेन पर्पस याद रखना है। द होल पर्पस इज कि स्टूडेंट शुड गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये याद किया जा सकता है, ये याद करना है, ये एग्जाम में देना है। तो मेरे साथ याद करना तुम्हारा मकसद होना चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट खत्म होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक अलग ही क्वेश्चन है जो डायरेक्टली 560 से भी कनेक्टेड नहीं है। क्या हुआ कि पूरा एफएस बन के रेडी हो गया था, मैंने अपना ऑडिट बोर्ड भी साइन कर दिया है, 15 जून को सब हो चुका, 15 जून को सब हो चुका। 2 दिन बाद ही 17 जून को कोई नया इवेंट हुआ, सर जी बोथ इंड AS 10 एंड SA 560 इस मैटर पे साइलेंट है। कि उनके हिसाब से तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट या सब्सीक्वेंट इवेंट का मतलब होता है टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट और एफएस, तो वो तो 15 जून को हो चुका, मतलब खत्म दोनों स्टैंडर्ड्स। पर मान लीजिए 17 जून को कोई इवेंट हुआ और वो इतना सिग्निफिकेंट है कि मैनेजमेंट को लगता है यार हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो 15 जून को जो एफएस और ऑडिट रिपोर्ट क्लोज हो रहा है उसको रीओपन करके एफएस को चेंज किया जा रहा है और मैं नई ऑडिट रिपोर्ट देना चाह रहा हूं, क्या ये अलाउड है? इन्होंने सिंपल बोलता हूं, एएस या ऐसे इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं है, ना इसको अलाउ करते हैं ना प्रोहिबिट करते, वो ये मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बैंक में बहुत बढ़िया है कि मान लो 2 दिन बाद ही कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज इवेंट हुआ, गुड न्यूज इवेंट, तो मैनेजमेंट चाहती है उसको दिखाना, तो मैनेजमेंट आके हमको रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई हम इसको दिखाना चाहते हैं, आप भी रिपोर्ट रिवाइज कर दो, शुड आई एक्सेप्ट देयर प्रपोजल और नॉट? द आंसर इज आई कैन एक्सेप्ट देयर प्रपोजल, इट इज माई चॉइस, बिकॉज स्टैंडर्ड्स इसको लेके साइलेंट है। अब अगर 15 के बदले, आप खुद ही सोचना, 15 के बदले अगर 20 तारीख को क्लोज हुआ होता तब तो आप कंसिडर करते ना, तो कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो व्हाट विल बी माई आंसर? हम इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम बोलेंगे ठीक है आप लोग एडजस्ट डिस्क्लोज कर दीजिए, मैं भी नया रिपोर्ट दे दूंगा और उसमें ईएमपी डाल दूंगा कि ओरिजिनल तो 15 जून को खत्म हो गया था, लेकिन फिर 2-3 दिन में ये इवेंट को हमने कंसिडर करके दिखाया है, ये बात मैं डिस्क्लोज जरूर करूंगा, ठीक है, इन ईएमपी ओएमपी। लाल रंग पढ़ो। ठीक है सर सबसे खतरनाक होता है 560 जो अभी हम लोग कर लिए, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। अब मैं किस में जा रहा हूँ? 570, वेरी गुड, आ जाओ इधर। मैं 570 तुमको एक अलग स्टाइल से बताऊंगा जो फाइनल के लिए। 570 में कुछ इजी भी है कुछ हार्ड भी है। सबसे पहले तो मेरे साथ 570 में एक डायलॉग याद कर लो, इवेंट्स और कंडीशंस that cast a significant doubt on the entity's ability to continue as going concern। ये डायलॉग 50 बार आता है अंदर, ये याद होना चाहिए, क्लीशे डायलॉग है। अब ऊपर देखो, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? दैट द ऑपरेशंस एंड एंटरप्राइज विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर विच मीन्स एटलीस्ट 1 ईयर। गोइंग कंसर्न वाले स्टैंडर्ड, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड हर क्लाइंट के लगता नहीं, ये वहां पे आप लगाओगे जहां आपको लग रहा है कि मर जाएगा क्लाइंट, वहां लगेगा, हर जगह लगता नहीं है। तो आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखने चाहिए। जब आपको इंडिकेटर्स दिखे तो आपको 2 मेन ऑडिट प्रोसीजर करना है। मैप, क्या करना है? मैप, मां का फुल फॉर्म, मां का फुल फॉर्म मैनेजमेंट्स असेसमेंट। मैनेजमेंट को बोलो कि देखिए अगर कंपनी बंद हो रही है तो मुझसे ज्यादा चिंता तो मैनेजमेंट को होगी कि आपका क्या असेसमेंट बंद होगा कि नहीं होगा, और अगर आपको लगता है कि आप लोग बचोगे तो प्लीज गिव मी ए CFF। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है क्या? कैश फ्लो फोरकास्ट, ठीक है, कैश फ्लो फोरकास्ट। अगर आपको देखो, मरते हुए कंपनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लड। जैसे अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग बहुत हो जाए तो बचोगे थोड़ा ना, ब्लड चाहिए ना बॉडी में। वैसे ही एक कंपनी का ब्लड क्या होता है? जो कंपनी की आर्टरीज में बहता है वो क्या है? कैश। तो कैश फ्लो फोरकास्ट बना के दो 1 साल का। तो मैं क्या बोलता हूं, 2 मेजर ऑडिट प्रोसीजर है। मैप, मैप का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट असेसमेंट कि उनको क्या लगता है सिचुएशन का, बचेंगे कि मरेंगे, और अगर बचेंगे तो व्हाट इज द प्लान फॉर रिवाइवल। और दूसरा मैं बोलूंगा गिव मी द ब्लड फ्लो चार्ट, मेरे को अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दो, इसका नाम है कैश फ्लो फोरकास्ट, वो मैं चेक करूंगा। अरे कैश फ्लो फोरकास्ट, फोरकास्ट को चेक करने का स्टैंडर्ड कौन सा होता है? ऐसे ही 3400, ऐसे ही
3400, पर यहाँ मेरा वाला फोरकास्ट है, ये बाहर रिपोर्ट करने वाला फोरकास्ट नहीं है। मैं चेक करूंगा कि जो भी फोरकास्ट है उसको इन्होंने बनाते हुए जो डेटा यूज़ किया है, जो अजम्पशंस यूज़ किया है, वो रीजनेबल है कि नहीं है। ये हाथ कपड़ों लाल रंग, चेक द, ठीक है, ये मेन प्रोसीजर है। अब लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैनेजमेंट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर वन, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मा मतलब मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न कि बचेंगे कि नहीं, और दूसरा डिस्क्लोज करना नोट्स में सारी सिचुएशन को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 3, टू ऑब्टेन SAE कि इनके लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन सूटेबल है। अकाउंट्स के दो अलग अलग बेसिस होते हैं, गोइंग कंसर्न बेस, एक लिक्विडेशन बेसिस। गोइंग कंसर्न बेस का मतलब होता है कि आप असेट्स को कॉस्ट माइनस डिप्रेशन पे दिखाओगे। लिक्विडेशन बेसिस का मतलब होता है आप असेट्स को NRV पे दिखाओगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है कि आप इनकम और एक्सपेंसेस को अक्रूवल पे रिकॉर्ड करोगे। लिक्विडेशन बोलता है कि आप कैश बेस पे करोगे। तो सबसे पहले तो आई मस्ट ऑब्टेन SAE दैट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इज सूटेबल फॉर द कंपनी और नॉट। नंबर 2, चेक वेदर देयर इज मू मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन और नॉट। नंबर 3, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भले ही गोइंग कंसर्न को चेक करता है, पर ऑडिटर गोइंग कंसर्न के ऊपर कभी अपने ऑडिट रिपोर्ट में कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है। इफ आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द गोइंग कंसर्न दैट डज नॉट मीन कि ये इंप्लाइडली मैं बोल रहा हूं कि कंपनी तो गोइंग कंसर्न रहेगा। माई ऑडिट रिपोर्ट इज नाइदर एन अश्योरेंस नॉर अ गारंटी रिगार्डिंग द कंपनीज कंटिन्यूएंस ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। मेरे ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद ही कल को आग बग लग गया, मर गए, तो हम क्या कर लेंगे भैया? तो माई ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ गारंटी, ठीक है। फिर ये डायलॉग तो अपने को याद होना ही चाहिए। गोइंग कंसर्न, इसको मैं ना शॉर्ट में बोलता हूँ गोइंग कंसर्न इंडिकेटर, कि मतलब वो इंडिकेटर जो गोइंग कंसर्न खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन लंबा डायलॉग याद करो, इवेंट्स और कंडीशंस दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। सर ये इंडिकेटर्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फूड FOO, F से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर मतलब वही रुपया पैसा वाला होगा, नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा होगा, ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव होगा, लोन वोन का पैसा चुका नहीं पा रहे, इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो रहा होगा, ठीक है, इनके फाइनेंशियल रेशियोज नेगेटिव एडवर्स आ रहे होंगे, वो सब है, ठीक है। फूड, ओ से ऑपरेटिंग इंडिकेटर, इनका प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन हो गया, इनका KMP मर गया है या भाग गया है, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, सप्लायर माल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उस तरह का लेबर का प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग इंडिकेटर। ओ अदर इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर वो है जो फाइनेंस ऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं है। अदर इंडिकेटर में 4 एग्जांपल है, चारों याद करना, एक बार फाइनल में आया हुआ है। व्हाट आर द अदर इंडिकेटर? 4 ही एग्जांपल है, 4 मार्क का आया था। तो अदर इंडिकेटर याद रखने के लिए मैंने बोला था कि भाई 4 में से 3 तो लॉ वाला है, 4 में से 3 तो लॉ वाला है। नंबर 1 वायलेशन ऑफ सेबी लॉस, नंबर 2 पेंडिंग लीगल केस चल रहा है, नंबर 3 देश की सरकार ने कोई लॉ ऐसा चेंज किया जो आपके लिए एडवर्स है, जैसे ब्रोकर लोग का बंबू हो रहा है कि नहीं अभी, सेबी जो ब्रोकर जीरोधा का रोज आ रहा है तो। और 4 नंबर क्या? 3 तो लॉ वाला है, और 4 नंबर क्या? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी इज अ वर्ड विच इज बिगर देन नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। कैटास्ट्रॉफी में नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों आता है, मैनमेड कैलामिटी भी आता है। अरे आपके गोडाउन में आग लग गई, ये नेचुरल कैलामिटी है? नहीं, क्या है? कैटास्ट्रॉफी तो है। फ्लड आ गया है, नेचुरल कैलामिटी है? हाँ, ठीक है। फ्लड वाला एक बड़ा केस नहीं किए थे, केरला में होटल चेन था, फ्लड आ गया, पूरा डूब गया, पैसा नहीं चुका पा रहा, डेट इक्विटी, सारा टेनेंसी एग्रीमेंट 10-12 साल का है ना? क्लियर है? ओके। अब ये फिर से हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम लोग ऐसे 570 पढ़ रहे हैं। 500 सीरीज के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पक्का आपको क्या देंगे? लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या? मैप काओ, मैप माँ से मैनेजमेंट को बोलो असेसमेंट करे गोइंग कंसर्न का, मैप पी से बोलो प्लान बना के दे, वो नीचे आएगा, सी से बोलो कैश फ्लो फोरकास्ट दे, ए से बोलो हमको मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया था 31 मई को, आज है 31 जुलाई, तो 2 महीने में कुछ एडिशनल फैक्ट्स हो गया आफ्टर द मैनेजमेंट असेसमेंट, तो उसको कंसिडर करो। डब्ल्यू से टेक रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये लिस्ट है और लिस्ट भी रेफरेंस के लिए था। लिस्ट है क्या है कि मैनेजमेंट के एडिशनल प्रोसीजर मुझे करने पड़ेंगे ना, तो वो क्या क्या है उसमें? एनटीडी का कोई लेटेस्ट FS चेक कर लो, लोन एग्रीमेंट देख लो कि लेंडर लोग लोन नहीं चुकाने पे क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं, कौन कौन से ब्रीच ऑफ कोवेनेंट्स होते हैं, मिनट्स पढ़ लो, लीगल काउंसिल से सलाह ले लो, ठीक है। रेगुलेटरी एक्शंस, अगर कंपनी खिलाफ कुछ हुआ है तो कंपनी क्या अपना कोई आइडल असेट्स बेचने वाली है क्या? अक्सर डूबती हुई कंपनियां अपना असेट्स बेचती हैं। फिर ये देखो इधर लिस्ट बी। लिस्ट बी क्या होता है सर? मैनेजमेंट प्लान फॉर रिवाइवल। तो उसमें 5 स्टेप है, जैसे 5 में से मैंने बोला था 2 तो मूवी से निकला है, दिल धड़कने दो, ठीक है, कि आइडल एसेट को बेचना है या फिर हम लोग क्या बोलते हैं अपने शेयर्स इशू करके प्राइवेट इक्विटी फंडिंग रेज करना है, बैंक से लोन मांग सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकते हैं, ले ऑफ कर सकते हैं एम्प्लॉय का। दीज आर द प्लान फॉर रिवाइवल, कि कैश को बचाओ। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करेगा तो आप उनको बोलोगे कि भैया असेसमेंट करो, कम से कम 1 साल का करो, वरना मैं दे दूंगा मो मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन। ग्रेट।
अब फाइनली ऑडिटर को क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट में बोलना है, आ जाए इस पर। ठीक है, तीन सिचुएशन है, नंबर 1 2 3। मैंने तुम्हारे याद करने के लिए देखो लेफ्ट में ही सब बना दिया है। जीसी क्रॉस मतलब गोइंग कंसर्न के लिए उचित है ही नहीं, इनको फॉलो करना था लिक्विडेशन बेसिस, फिर भी गोइंग कंसर्न किया है। तो ये एमएमएस आपको क्या लगता है मटेरियल एंड परवेसिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो आप क्या दे दोगे? एओ, एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, अगर यहां पे गोइंग कंसर्न आप लोगों के लिए सही है, टिक। मटेरियल अनसर्टेनिटी है, टिक। पर मटेरियल अनसर्टेनिटी को इन्होंने डिस्क्लोज किया है, टिक। तो मैं क्या दूंगा? यूओ प्लस मुर्गा, मुर्गा का फुल फॉर्म मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग गोइंग कंसर्न असम्पशन। ऑडिट रिपोर्ट में जो 13 एलिमेंट्स होते हैं उसमें 5 नंबर क्या होता है? मुर्गा। मैंने तुमको मुर्गा का एग्जांपल दिखाया था, मैक्लियोड रसल की ऑडिट रिपोर्ट में मुर्गा था ना, मैक्लियोड रसल में, वहां एडवर्स ओपिनियन भी था, मुर्गा भी था। ठीक है, मुर्गा इज लाइक एन ईएमपी पैराग्राफ ओनली, खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। मुर्गा का पर्पस टू ड्रॉ अटेंशन टू नोट्स। मुर्गा इज नॉट अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ईएमपी भी यही होता है, खाली एक्स्ट्रा क्या मुर्गा में ये लिखा हुआ रहता है इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, बस ये एक्स्ट्रा है। ठीक है सर, मान लो गोइंग कंसर्न उचित है इनके लिए, फिर भी मटेरियल अनसर्टेनिटी पर इन्होंने उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज नहीं किया, तो एमएमएस है, क्यूओ एओ। अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी और लिस्ट ए में जो प्रोसीजर्स है वो हम करेंगे टू कंसिडर द एडिशनल फैक्ट्स आफ्टर मैनेजमेंट असेसमेंट। मैनेजमेंट ने सपोज 31 मई को असेसमेंट किया था, 2 महीने और हो गए, 31 जुलाई को तो कुछ नया इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आएगा ना। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स। मुर्गा क्या होता है जो मैंने बोला वही ये दिख रहा है, मुर्गा इज लाइक ईएमपी, खाली पॉइंट नंबर 2 एक्स्ट्रा स्टार, पॉइंट नंबर 2 स्टार। और फिर देखो नीचे लाल रंग में क्या लिखा है, पॉइंट 1 and 3 आर सेम फॉर मुर्गा एंड ईएमपी। ये देखो एक ये भी बनाया है, मुर्गा इज अ टाइप ऑफ ईएमपी ओनली, चेक। डन है सर, गोइंग कंसर्न वाला खत्म। 570, अभी 580, पलट के देखो। ठीक है, मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर इसको बोलता हूँ 5 मिनट ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ऐसे 580, सबसे पहले इसका नाम क्या है? रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये राइटिंग में होना चाहिए, ओरल रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ी बात होती है, मैनेजमेंट से आप जब लिखा के लेना चाहते हो ना तब उनको दिक्कत है। ओरली जो बोला ना बुला लो, बिकॉज कोई प्रूफ तो है नहीं, कल को पलटी मार देंगे। क्या मैनेजमेंट अपनी बात से पलटी मारती है? 100% मारती है, मेरे आंख का देखा हुआ है, ताजा देखा है मैंने आंख का। लोग कैसे अपनी बात से 2 सेकंड में पलटी मार जाते हैं, और पलटी भी फॉर नॉट फॉर गुड बट फॉर बैड, कि जो प्रोमिसेस किया था मैनेजमेंट ने, तुरंत मैनेजमेंट ने उसे पलटी मार लिया, एकदम ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ओरल नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्राम देखो, सीए क्या करेगा? देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन टेक्निकली वो हमको देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लिखाना है वो तो हम तय करते हैं ना। तो हम लोग कंटेंट्स ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट बना के उनको दे देंगे, फिर वो लोग उसको कंपनी के लेटरहेड में प्रिंट करेंगे, सीईओ सीएफओ साइन करेगा और फिर मुझे देगा। तो टेक्निकली हु गिव्स इट टू होम? इट इज अ रिटन स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। ठीक है, पर अंदर का माल तो सर हमने ही बनाया है। नाउ रिटन रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन में याद रखना, CS पढ़ो, डेफिनेशन याद करो। इट इज अ रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर टू CS, C से कंफर्म सर्टेन मैटर्स एंड S से सपोर्ट अदर एविडेंस। अच्छा, क्या मैनेजमेंट जो जो चीजें लिख के देती है सब रिटन रिप्रेजेंटेशन है? बोला नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने लिखा है? मैनेजमेंट ने, तो वो रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पढ़ो यहाँ पे, रिटन रिप्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड FS एंड द असर्शंस देयरइन और द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नंबर 2, what is the objective of the auditor? To obtain written representation from the management, and जो भी वो लिख के दें to respond to that, चेक करना कि वो सच है कि झूठ है। ऑब्जेक्टिव पढ़ो, हम मैनेजमेंट से लिखवा के रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ FS एज पर दी फ्रेमवर्क फॉलो किए कि नहीं, एंड नंबर B कि उन्होंने हमको सब कुछ डिस्क्लोज किया है कि नहीं, हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि नहीं। नंबर 2, we will also ask them to support other evidence. याद रखना, written representation is not SAAE but it is corroborative evidence to support other evidence. And third, to respond to the written representation, मतलब मैनेजमेंट ने जो भी लिख के दिया उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ओके, रिटन रिप्रेजेंटेशन को लेके एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है, WR is a necessary evidence which is corroborative but not SAAE. Obtaining written representation is not a substitute for finding the evidences myself. It does not dilute the auditor's responsibility to perform procedures and obtain SAAE.
डेट एंड द पीरियड कवर्ड इंपॉर्टेंट, याद रखना है. डेट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ माई ऑडिट रिपोर्ट. मेरी ऑडिट रिपोर्ट अगर 31 जुलाई की है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी 31 जुलाई के आसपास ही होगा. 31 जुलाई के बाद नहीं होगा, पहले होना चाहिए, और ज्यादा पहले भी नहीं, 1-2 दिन पहले ही होना चाहिए. बिकॉज हम रिटन रिप्रेजेंटेशन में सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में तो लिखवा के लेते हैं. बिकॉज रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर सब्सिक्वेंट इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर. और सब्सिक्वेंट इवेंट कब तक होता है? मेरी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक. तो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी तब तक होना चाहिए ना. तो इसीलिए इट शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. इसके ऊपर क्वेश्चन था, इंटीग्रेट केस स्टडी. सेकंड, पीरियड ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. इंडिया में तो देखो सर, 1 ही साल का एफएस बनता है, 1 ही साल का WR. लेकिन आप लोग जानते हो अमेरिका में 2-2 साल का होता है. तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पीरियड को कवर करता है उन सारे पीरियड के लिए हम WR लिखवा के लेंगे. पिछले साल वाले एफएस पे WR ले चुके हैं, वापस से उस पर WR लेंगे. दे विल रीअफर्म कि जो हमने पिछले साल बोला था वो सही है कि नहीं. ठीक है, तो वो पीरियड वाली बात है. ये अमेरिका में होल्ड गुड करता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन रिटन रिप्रेजेंटेशन, मैं किससे लेता हूं लिखा के? COCFO. तो मुझे चेक करना है I2. I इंफॉर्मेशन एंड इंटेग्रिटी, कि जो COCFO मुझे साइन करके दे रहे हैं वो जानते भी है ना, उनको नॉलेज है ना कि बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए साइन कर रहे हैं. डू दे हैव द इंफॉर्मेशन टू कंफर्म इट? एंड I से डू दे हैव द इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट लोग हैं कि बेईमान लोग हैं. नंबर 2, वो लोग जो भी मुझे लिख के दे रहे हैं WR, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद माई अदर एविडेंस. ठीक है. नंबर 3, अगर मुझे लगता है कि WR उनका दिया हुआ अनरिलायबल है तो मैं क्या दे दूंगा? मो. ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा. मैनेजमेंट ने WR लिख के देने से मना कर दिया, या तो होली या पार्शली. मतलब या तो बोला एकदम लिख के नहीं देंगे, या बोला लिख के देंगे पर 10 में से ये 4 बात हटा दो. पार्शली लिख के देंगे, पार्शली नहीं. तो सर ऐसे केसेस में ना मैं DO तक दे सकता हूँ. DO का मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. यहाँ पे 3 स्टेप है. दिया D से डिस्कस द मैटर, I से रीइवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, A से एप्रोप्रिएट एक्शन. एप्रोप्रिएट एक्शन का एग्जांपल क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. मैं उनसे क्या क्या लिखा के लेता हूं? 3 हिस्से हैं. नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि उन्होंने एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया है, FRF को फॉलो किया है, कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी सही शो कर रहे हैं, दे हैव द ओनरशिप टाइटल कंट्रोल ओवर द असेट्स. एंड लास्ट, नॉक्लेयर नहीं है, मतलब लीगल कंप्लायंसेस हुआ है. वो ये भी कंफर्म करेंगे कि मुझको सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं है, फ्रॉड हो चाहे इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, सब मुझको बताया है. एंड थर्ड, मैं कोई स्पेसिफिक मैटर पे भी अगर चाहूँ तो उनसे लिखवा के ले सकता हूँ, जैसे गोइंग कंसर्न असेसमेंट उनसे लिखवा के ले सकता हूँ. ये था सर ऐसे 580. इसी के साथ अपना चैप्टर 6 का रिविजन, क्लासरूम रिविजन कंप्लीट होता है. थैंक यू.